आपका भी टेस्ट होगा। ऐसा तो नहीं टेस्ट के नाम पे लोग गायब हो गए। तुम लोग गवर्नमेंट बैच बंद करवा देंगे। पिछली बार भी टेस्ट में 9 लोग थे खाली। ठीक, अब आज तो कल 6 लोग बैठे। सर ग्रुप में मैसेज नहीं भेजना चाहिए क्या टेस्ट का पता चले, सब लोग ज़्यादा तो अचानक ऐसे पहुँच जाएंगे। मतलब बेवकूफ़ है क्या सब? चेक करते नहीं सर जी बात। आप फिजिक्स भी नहीं चेक किए, फिर बताए तो थे, आंसर की क्या बता दे कितना नंबर नहीं बताया था। अच्छा तो नंबर बता दीजिए। चालू हो गया सर। चलिए कहाँ तक हुआ था? बोहर का मॉडल का ई बराबर प्लान कांस्टेंट और ई में रिलेशन का ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। एग्जाम पास में है, लोग टेस्ट के नाम पे गायब होते हैं। हाँ सर जी कितना भी सीरियस हो जाओ, जब तक वो नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। क्या समझाया जाए। बोस रेडियस लिख दिया था बेटा, बोस रेडियस हो गया था ना। क्या सर? वहाँ बहुत रेडियस का क्वेश्चन भी हो गया था। देखिए कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जी एम वैल्यू 1 मीटर की कितनी होती है? 1 मीटर में 1000 एम। तो सर जी जो सरिया ये दिखाते हैं 10 एम 20 एम, वो क्या होता है डायमीटर? क्या डायमीटर ये? डायमीटर मतलब का व्यास, हाँ व्यास सर जी कहते हैं 10 mm का है, 5 mm का है, ठीक 20 mm का है। इसका मतलब व्यास दिखाते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रीडिंग करिए कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है। देखिए जो बेटा वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का, अगर किसी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व हो रहा है तो बहुत क्या मॉडल के साथ जो वेलोसिटी आपकी होती है उसकी वैल्यू होती है Vn = 2π² z/n/h। मतलब पीछे वाले Vn² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती थी रेडियस बढ़ता था। यहाँ पे क्या है, जब हम लोग का क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे, अगर आपका n की वैल्यू इंक्रीज कर रही, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है तो उसके जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या करेगी? बढ़ेगी। वेलोसिटी घटेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शन आपका होता है। तो लिख लीजिएगा द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक। लिखिए द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पार्ट में दिया? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो वेलोसिटी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट, इन ए गिवन ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन ऑर्बिट, ये नहीं रहेगा सर। इन ए यार यहाँ भी इन ए गिवन ऑर्बिट इज रिटन एज देखिए Vn = 2π। अब हम दो तरह से लिखते हैं बेटा। यहाँ पे अगर k की वैल्यू 1/4πε0 रखते हैं, क्या 1/4πε0 की टर्म में लेते हैं तो उस कंडीशन में जो वैल्यू हमारी बचती है तब तो वहाँ पे आता है z × e² क्या n/h × ε0 के बराबर आता है, ठीक है। और उसी को जब k के टर्म में लिखेंगे तो वैल्यू आ जाता तो 2π वहाँ से कैंसिल होकर ऊपर आ जाता, शिफ्ट हो जाता। तो लिख लो उसे उसके टर्म में लिख लीजिए, ठीक है। Vn = 2π के टर्म में लिख रहे हो, ठीक है। 2π e² z × k/nh, z × k/nh। नीचे लिखिएगा k की वैल्यू होती है बेटा 1/4πε0, ये इक्वल टू r करके लिख लो, इक्वल टू z × e² / 2nh × ε0, 2nh × ε0।
2NH अपान क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक, लिख लिखिएगा बोर्ड पे लिख दीजिए कैसे समझ में। जो हम लोग वेलोसिटी दिखा रहे हैं n किसी nth ऑर्बिट में हम अगर लिख रहे हैं तो बेटा इसकी वैल्यू होती है z इंटू ई स्क्वायर अपान 2 क्या n h इंटू एप्सिलॉन नॉट, z इंटू ई स्क्वायर 2 n h इंटू एप्सिलॉन नॉट। n है जिस सेल में हम लोग रोटेट हो रहे हैं। ठीक, z है कार्बन नंबर 6 ऊपर है। फिर देखिए कौन भरा है फिर आप तो मेरे ऊपर बोली यार करेंगे हां इनका सिवाय हां सिवाय निकाल के बता क्या करो सर जब हम डालते हैं तो सही से हमने सब डालते हैं सर हाथ में लग जाता है लेकिन कुछ नहीं खराब। बेटा कपड़ा खराब हो गया। जब ऐसे ऊपर से डालते हैं तो साइड में भी चला जाता है यस और जब ये ऐसे होता है तो टपकना खुद शुरू होता है। दो साइड में खराब कर देता है। चलो ये छोटा भी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तो z इंटू ई स्क्वायर अपान 2 n h इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होगा बराबर होगा। ठीक, तो ये केस आपका होता है। यहाँ से देखो bn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z बाई n है, प्रोपोर्शनल टू z बाई n। e कांस्टेंट है या h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है कांस्टेंट है, तो यही कहेंगे लेना पहले देखिए अच्छा bn प्रोपोर्शनल टू z बाई n। ठीक, देखिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ e h and epsilon naught h and epsilon naught देखिए bn इक्वल टू यहाँ से वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा तो bn की वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10 की पावर 8 ई z अपान n z बाई n। ठीक, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में है बेटा। जब इसे मीटर पर सेकेंड में लेते हैं तो ये 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z बाई n अब मीटर पर सेकेंड हो गया। लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा में हम इसे 2.2 ले लेते हैं तो bn की जो वैल्यू हो जाएगी bn इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 2.2 इंटू 10 की पावर 6 z बाई n मीटर पर सेकेंड के बराबर। इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो इसी फार्मूले में बाकी के कांस्टेंट फैक्टर की वैल्यू हमने रख दिया, सीधा z बाई यहाँ रखना है, ये याद रखना है। इस वाले क्वेश्चन को हमें बहुत नीड नहीं है, सीधे आप इस क्वेश्चन पे आपके लिए एप्लीकेशन है, वो केमिस्ट्री में आए चाहे आपका फिजिक्स में आए। ठीक है, दोनों में हम यूज उसी को करते हैं। तो ये वेलोसिटी होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की होगी ऑर्बिट में वो क्या करता है डिक्रीज करता है। जैसे लिखिए दैट इज on increasing the value of n for electron of a given element on increasing value of n for electron of a given element its velocity decreases। गिवन एलिमेंट का मतलब बेटा z की वैल्यू फिक्स हो गई, z की वैल्यू जब आपकी फिक्स हो जाएगी तो उस केस में जैसे जैसे हमारा क्या होगा वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू हमारी क्या करेगी n की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटती जाती है। इसका मतलब न्यूक्लियस से क्लोजर जो ऑर्बिट होगा वहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन तेजी से रोटेट करेगा, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसकी वेलोसिटी क्या करती है डिक्रीज करती है ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द क्या क्लोजर ऑर्बिट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट क्या डिक्रीजेस, वेलोसिटी जो होगी वो घटती जाएगी। जबकि रेडियस क्या होता था बढ़ रहा था, n स्क्वायर बाई जेड आया था तो n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ रेडियस बढ़ रहा था बट वेलोसिटी क्या करेगी घटेगी। जैसे मान लीजिए ds हो गया बेटा, ये फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, तो n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ देखो रेडियस तो हमारा बढ़ रहा है ना, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी n की वैल्यू बढ़ने के साथ क्या करता है रिड्यूस करता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है बट रेडियस हमारे इंक्रीज करेगी। ठीक, तो दिखा दीजिएगा क्वेश्चन इस पर जल्दी से लिख लीजिए, लिखिएगा
बोल कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ lithium Li double positive ion in second orbit या सेकंड सेल जो भी कह लो, इन सेकंड ऑर्बिट निकाल लीजिए लाइन का। आ गया? जी। कैलकुलेशन कॉपी पे करिए। क्या निकालना है? कितने के लिए? ये कितना का है? हाँ, मोबाइल बंद करिए। ये कितना बोले सर? अब आप बोलो ना उसमें कितना है। अच्छा, ये डायग्राम इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम। क्वेश्चन कहाँ है? ये क्वेश्चन आप हैं कहाँ? क्लास में यही कोई गायब है? आया? एक सेकंड। हाँ जी, 1.1 into 10 to the power 6 meter per second. 1.1 into 10 to the power 6 meter per second. मीटर पर सेकेंड। और लोग का बेटा 3.3 गुण 10 को 5 कितना? 3.3 गुण 10 को 5 3.3 10 power 6। ये भाई, तो यहाँ पे हमें सेकेंड ऑर्बिट में बोला गया n की वैल्यू 2 हो गई। z की वैल्यू लिथियम आयन के लिए क्या होगा? Li डबल पॉजिटिव के लिए z की वैल्यू 3 और n सीधा ऑर्बिट का नंबर दिया है, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा आपका? तो यहाँ पे b थर्ड ऑर्बिट, b सेकेंड ऑर्बिट में वैल्यू आएगी 2.2 into 10 to the power 6 into 3/2। तो 1.1 मल्टीप्लाई किया 3.3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। और एक्साइटेड स्टेट देगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है, तो पॉजिटिव डॉट रहेगा, तो उसमें से जितना पॉजिटिव निकल जाएगा। लिथियम बेटा आपको बोला गया था बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज के लिए लागू खाली होता है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो लिथियम अगर न्यूट्रल रहेगा तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, एप्लीकेबल होगा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बचा कितना? एक ही के लिए लागू होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक, 2 निकाला 3 बचा ना, उसी के लिए समझे? चलिए आगे सुनिए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होगी वो चीज़ें हम लोग फाइंड करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलिए देखेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
वेलोसिटी आपने कर लिया था, वेलोसिटी हो गया ना। जी सर। नेक्स्ट थिंग बेटा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसमें, किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन हो रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी उस ऑर्बिट में, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नीचे लिखिएगा द एनर्जी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ revolving electron is given by equation given by equation जैसे E equal to अब अलग अलग बेटा रिलेशन दिए जाते कैपिटल हैं। ई सर। हाँ कैपिटल ई, बोले E इक्वल टू m इंटू स्मॉल e के पावर 4 लिख दी अब वो बटन साइन यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं बेटा, साइन क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि आपका उतनी एनर्जी हमारी जीरो से बिलो है, तो उसे हमें क्या करेंगे, आयनाइज करने के लिए फिर उतनी एनर्जी की क्या होती है, एम ई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर, ऐसा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ठीक। एम ई के पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, लिखिएगा ये फार्मूला लिखते हैं। एम ई के पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। इन चीज़ों को अगर हम लोग एक साथ में ले लें तो ई इक्वल टू हो गया माइनस एम ई के पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एक्स, ये सारे कांस्टेंट फैक्टर हैं, इंटू हो गया बेटा जेड स्क्वायर अपॉन कितना, एन स्क्वायर। जब एक क्वांटिटी की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं तो जो वैल्यू हमारा रिजल्टेंट आता है वो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। तो लिख लीजिएगा, देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एम ई एप्सिलॉन नॉट एंड एच, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एम comma E comma epsilon naught and H in above equation, देखिए E इक्वल टू, जब इनकी वैल्यू हम लोग बेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं E इक्वल टू -13.6 ये E की जो वैल्यू आती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होते हैं, ये वैल्यू हमारी किसकी आ जाती है, E की वैल्यू आ गई -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया जी सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इतनी एनर्जी हमें क्या होगी उसकी ग्राउंड स्टेट, अगर हम लोग हाइड्रोजन के लिए जैसे ले लें, पर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, पर हाइड्रोजन एटम इन किसमें, ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया बेटा जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 हो गई, अब ग्राउंड स्टेट में लेंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वैल्यू ई की वैल्यू जो मिलता है ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर मिलता है। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है, उसकी जो एनर्जी वहाँ पे वो -13 कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दैट मीन्स अगर इतनी एनर्जी हम इसे बाहर से प्रोवाइड कर दें, इतनी ही एनर्जी से हम क्या करें, अगर बाहर से आप प्रोवाइड कर दीजिए इसको, क्या करते हैं, अगर इतनी एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर दीजिए तो नेट वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, और नेट वैल्यू 0 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आयनाइज होकर बाहर निकल जाएगा, छोड़ देगा। तो जिस एटम के लिए जो हमारे उस जिस स्टेट में आपको दिया गया है, ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जहाँ भी है,
उसकी जो आपकी एनर्जी है, अगर जितना उसमें निगेटिव वैल्यू है उतनी ही वैल्यू अगर हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट क्या करेगा, एटम को छोड़ के क्या करता है, बाहर निकल जाता है। उसी को हम लोग वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी हमें उसे प्रोवाइड कर दें कि क्या करेगा, वो इमिट कर जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो आयनाइजेशन उसके उस स्टेट में, जिस ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस ऑर्बिट में उसके एनर्जी के क्या अपोजिट साइन के बराबर होगा। अगर यहाँ नेगेटिव एनर्जी आपको मिल रही है तो अगर आप पॉजिटिव दे देंगे तो क्या करेगा, वही बाहर निकल जाएगा। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हमें जाना होता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना होता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, अलग कंडीशन होगा। जिसमें जैसे मान लो पहले में है, पहले से आपको दूसरे में मिले जाना है, डिफरेंस तो पहले में आप निकाल लेना एनर्जी कितनी है, फिर थर्ड वाले में एनर्जी कितना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, तो उसका एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगा। दो चीज़ें होती बेटा, एक आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है और एक एक्साइटेशन एनर्जी कहलाता है। आयनाइजेशन एनर्जी बेटा वो वैल्यू होती है जिससे प्रोवाइड करने पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने कहाँ से, गिवन ऑर्बिट से क्या करेगा, इमिट हो जाएगा परमानेंटली, मतलब आयनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो वो कहलाएगा हमारा कौन सा, आयनाइजेशन। और एक्साइटेशन में होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को किसी नेक्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग क्या, एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। तो इतना पहले लिख लीजिए, तो उस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। पॉइंट वाले नोट करिए। हो गया बेटा, नीचे लिखिएगा। हो गया, बोले आयनाइजेशन एनर्जी लिख लो, हेडिंग डालना है। हाँ पॉइंट बना लो, आयनाइजेशन एनर्जी। केमिकल बॉन्डिंग में इसे पढ़ा है, हाँ बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा गया इसे, इसलिए तो प्लान बना रहे थे इसको, लेकिन अब आप लोग कहें कि नहीं पढ़े हुए हैं। ये पढ़े वही जो थोड़ा सा वो वाला नहीं पढ़ते, केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ा गया, आयनाइजेशन रेजिस्टेंस तो अलग होगी ना, क्या आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी सर ने बताया होगा वहाँ पे, तो सीधा डिफिनेशन भी था कि मैथमेटिकली बताया गया। डिफिनेशन था कि पहले इलेक्ट्रॉन निकलने में ज़्यादा आयनाइजेशन, दूसरा में और ज़्यादा, तीसरे में और ज़्यादा, और आयनाइजेशन एनर्जी प्रेफर टू जंप को, सब बैलेंसिंग को भी बताता है, ये सब इस चलिए ऐसे बताता है। देखिए, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन जंप, to make the electron jump from the present orbit to make the electron jump from present orbit to the infinite orbit, present orbit to the infinite orbit। प्रेजेंट ऑर्बिट से उसे बेटा शिफ्ट करके इनफाइनाइट ऑर्बिट तक ले जाने में जितनी एनर्जी की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक, अब कंडीशन क्या है, जैसे हम लोगों ने बेसिक रिलेशन ये लिखा बेटा, मैथमेटिकल जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमेशा इन्हीं फार्मूलों का यूज करके करेंगे जो मैथमेटिकल आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हमें इनफाइनाइट से जब ले जाते हैं तो उस केस में एनर्जी किसी भी एटम इलेक्ट्रॉन की हम लोग जीरो मानते हैं। इनफाइनाइट एनर्जी क्या माना जाता है, जीरो। यानी कि ई की जो आयनाइजेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी, ये वैल्यू होगा बेटा ई इन्फिनिटी माइनस क्या, ई एन, ये सारे में आपको वैल्यू दी गई। ठीक, अब कंडीशन क्या होगा, यहाँ ई इनफाइनाइट की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट पे
का क्या कौन से Zero। लोग वहाँ पे जीरो मानते हैं, ठीक। ये जीरो हो गया माइनस में 13 पॉइंट कितना 6 जेड स्क्वायर अपॉन Yeah। एल स्क्वायर, ठीक। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाइनली वैल्यू बाय माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट। प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी है। कौन सा है आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब जितना उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या थी एनर्जी थी पॉजिटिव ऑर्बिट में, उसी के बराबर क्या उसके अपोजिट अपोजिट साइन ले लीजिए आप, मतलब अगर वो निगेटिव में है तो पॉजिटिव वो वैल्यू हमारी हो जाएगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्लोजर ऑर्बिट में है उसको आयनाइज करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी, अगर हायर ऑर्बिट में है तो कम एनर्जी की नीड होगी। अब इस पे क्वेश्चन भी बनता है बेटा, नोट कर लीजिए पहले फार्मूला सब। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लेकिन सीक्वेंस बताए थे कि I1 कम I2 उससे ज़्यादा I3 उससे ज़्यादा, बट अगर हाई जंप दिखा देगा इसका मतलब अपनी कक्षा चेंज कर दे तो उसकी बैलेंस रिप्रेजेंट कर देगा ये। वो रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे जो आपको बताया गया होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन है किसी सेल के आउटर मोस्ट सेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच का आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, और जब वो ऑर्बिट चेंज करता है, मान लो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड पहले निकल रहा था सेकंड से, तो वहाँ पे लार्ज एनर्जी मिलता है। जी सर जी, अगर कोई दिया कि 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको हम केजी में कैसे बदलेंगे, मतलब डेंसिटी है डेंसिटी है तो ग्राम केजी बदलने के लिए 10⁻³ कर देंगे, केजी ग्राम पर किलोग्राम में, सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से डिवाइड करेंगे, तो नेट वैल्यू आ जाएगी जितना आपको है 10⁻3 आ जाता है। तो 7.86 हमारी वैल्यू है, 7.86 × 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। उसकी डेंसिटी इतना हो जाएगा। अगर पहले ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया था तो हमारा वैल्यू है सर जी 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको केजी में बदलेंगे, तो केजी बदलने के लिए ग्राम को किसमें किलोग्राम बदले 1000 से डिवाइड करेंगे, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10⁻6 से डिवाइड करेंगे। 10⁻6 से करेंगे। अरे भाई आपको डेंसिटी दिया गया है, मान लीजिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं या चलिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक। ये हो गया x × 10⁻³ और सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर जो होते हैं ये क्या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में है ना, 10⁻6 तो 10 की पावर क्या हो गया -6, ठीक। ये हो गया 10 की पावर कितना -6, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x × 10 की पावर कितना 3, अब केजी पर मीटर क्यूब हो गया, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, ये केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए ये कर लिया बेटा, अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन एक लिखिएगा, बोलो। जी सर। एक क्वेश्चन लिखने से पहले तो एक पॉइंट कर लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ लिया, ठीक। आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा ना, एक्साइटेशन एनर्जी कर लीजिए, तब उसके बाद क्वेश्चन लिखिए। एक्साइटेशन एनर्जी वो भी लिख लीजिए, एक्साइटेशन दोनों जगह पूछा जाता है अच्छे से, एक दोनों में एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी बोले लिखिएगा, एक्साइटेशन एनर्जी लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to an electron from shifting from lower energy level to higher energy level higher energy level is called excitation energy, between
excitation energy between both orbits. यहाँ पे E एक्साइटेशन जब लिखेंगे, E एक्साइटेशन जब लिखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1। ठीक, ये ऐसे करो En+1 En+1 अपान क्या En कर लो, E यानी n था ऑर्बिट से n प्लस क्या ये डैश कर लीजिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं जस्ट n ये n डैश ले लीजिए, n1 इंटू ले लीजिए, चलो जो भी ले E1 E2 भी ले लो। मतलब वो जरूरी नहीं कि सेकेंड ऑर्बिट ही है, वो थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है, हायर एनर्जी लेवल वाला और माइनस क्या लोअर एनर्जी लेवल। ये एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, जल्दी करिए। देखिए यार बोले जी सर। कैलकुलेट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर लिथियम आयन, डबल पॉजिटिव लिथियम आयन, ठीक, लिथियम आयन बिटवीन, ऐसे कर लो फार कर लो, लिथियम आयन फार शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन from n equal to 1 to shifting the electron from n equal to 1 to n equal to 4, n equal to 1 to n equal to 4, मतलब ग्राउंड स्टेट से फोर्थ ऑर्बिट में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है। n equal to 1 TO2 n equal to 4, n1 की वैल्यू 1 हो गई, n2 की वैल्यू 4 हो गई, and also calculate ionization energy for lithium ion in second excited state, हाँ in second excited state तेरह दशमलव 13.6 दोनों में से वही है। आयनाइजेशन एनर्जी आपको एक्साइटेशन एनर्जी भी पूछा गया है ना, एक्साइटेशन भी पूछा गया ना पहले, वो भी उतना ही है। दोनों होता है जी तो गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है, जितना एक्साइटेशन के लिए जरूरत उतना आयनाइजेशन के लिए जरूरत। आयनाइजेशन ज़्यादा है, एक्साइटेशन कुछ से कम है। आप बोल रहे दोनों बराबर है, फिर बोल रहे ज़्यादा कम है, ऐसा ना होली का वो आ गया है हैं? दोबारा से लिथियम डबल प्लस बोले कि लिथियम प्लस के लिथियम डबल पॉजिटिव दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए पहले बता दिया कि ये खाली लागू होता है। तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है साहब न्यूट्रल फॉर्म में, तो एक बचाने के लिए 2 चार्ज आएगा उस पर, ठीक है। एक दो नहीं करा बात है माँ करो बताएं
आणि आयनाइजेशन एनर्जी आया सर 13.3.06 आया है और वाला आया है 13.106 आया है। आयनाइजेशन एनर्जी 3.06 आया है और चले तो वो वाला है 13.6 आया है। 18 और 13। जब हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी निकालेंगे तो E4 माइनस क्या होगा? E1 फर्स्ट से फोर्थ में जा रहे हैं, ठीक साहब। तो ये वैल्यू चली आएगी -13.6। जेड तो वही है, हीलियम है तो क्या और लिथियम है तो 3 का स्क्वायर अपान एन की वैल्यू 4 हो गई बेटा, ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर होगा ना। देखो इसमें से -13.6 और 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों कॉमन हो गया, ठीक। इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसे -13.6 इंटू 9 को कॉमन कर लेगा तो यहाँ बचेगा 1/16 माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा 1/1 मतलब 1, ठीक। इसको करेंगे आपको कितना मान जाएगा? -13.6 इंटू 9 करेगा इंटू 9, ये बचेगा कितना? 16 और ये -15/16 होगा ना। करने वाला तो है नहीं, अब इसको गुणा कर लो टोटल बेटा, -13.6 काट करेगा, काट इसको 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई करो 3.4 इंटू 9 इंटू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 50/4। अब टोटल गुणा भाग करो, ये कितना आ रहा है देखो 127.5। हां 127.5 पूरा पूरा सही बता रहे हैं जी सर। 100 अरे काट लेगा 8 अच्छा 2.25। अब मल्टीप्लाई करो भैया, जल्दी से करिए, मल्टीप्लाई जल्दी से कर दीजिए। थ्री 3.4 इंटू आपका 2.25 12.7 इंटू 15 140.75 आ कितना? 12.75 कितना है? 7 में आप समथिंग कन्वर्ट में गुणा कर दे रहे तो 140.75 आ रहा है। कितना है? हाँ 114.75 यहाँ पे 114.75 है कानपुर। इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी तब जाके वो ग्राउंड स्टेट से कितना कैसे आ रहा है? लिथियम के जैसे लिखना है 114.75 114.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आपको क्या हो गई? इसकी कौन सी एनर्जी है ये? एक्साइटेशन एनर्जी है फॉर 1 to 4th में। और आयनाइजेशन एनर्जी जब लिखेंगे तो ई आयनाइजेशन जब हो गया -13.6 इंटू
Z² n²। आयनाइज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, आयनाइज करने के लिए बोला गया था जितनी वैल्यू हमारे नेगेटिव में था वही उतनी वैल्यू हम लोग कहाँ ले लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। तो 13.6 × Z²/n², ये हो गया 13.6। Z की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन n की वैल्यू ग्राउंड स्टेट में लेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 1²। अरे भाई इलेक्ट्रॉन नहीं पहले एक्साइट किया है तो पहले ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा ना, पहले कहाँ पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटा। और क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है राइट पॉजिटिव में तो कहाँ लाई करेगा, वो ग्राउंड स्टेट में लाई करेगा। तो कंडीशन आपका हो गया n की वैल्यू पर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 12.4 मतलब 5 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी आ गई, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट से लेकर फोर्थ में जाने के लिए जो एनर्जी नीड थी ये 1 to 4 के लिए है, कहाँ से 1 to 4 के लिए 114.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमेशा एक्साइटेशन एनर्जी से किसी भी एलिमेंट का जो आयनाइजेशन एनर्जी आपका होगा वो ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि एक्साइटेशन में एक एनर्जी लेवल से हम क्या कर रहे हैं, दूसरे एनर्जी लेवल में हम शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि आयनाइजेशन में ग्राउंड स्टेट से उसको इनफाइनाइट पे पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। क्या कह रहा, क्वेश्चन का मतलब ये था बेटा कि हमने लिया लिथियम आयन, बोला लिथियम आयन है चाहे हीलियम आयन है चाहे हाइड्रोजन है, क्योंकि ये हम मोनोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो सभी के इलेक्ट्रॉन इनिशियली ग्राउंड स्टेट में लाई करते हैं जब तक उसको बाहर से एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। कहाँ पाए जाएंगे वो, ग्राउंड स्टेट मतलब m=1 में। ठीक, अब कहा गया पहला पार्ट इस क्वेश्चन का था कि उस ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है आपका लिथियम आयन का उसे कितनी एनर्जी दे दिया जाए कि वो एक्साइट होकर 4th ऑर्बिट में चला जाए, n1 से लेके n2 में चला जाए। ठीक, 1 से कहाँ शिफ्ट हो रहा है वो, 4th ऑर्बिट में आपका शिफ्ट हो रहा है। तो 4th ऑर्बिट में जाने के लिए उसे कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हमने 4th ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी उसमें से जो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी है उसको घटा। जैसे आपके पास मान लो 5 रुपये हैं सपोज है, और आप कोई सामान लेने जा रहे हैं जो 50 रुपये का आता है, 5 है 50 का आता है, तो आपको और कितने पैसे मैनेज करने पड़ेंगे, 45 रुपीज़। कितने हो गए, 45 रुपीज़ आप मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे ही ग्राउंड स्टेट में जो इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी है, ठीक है, वो हमारा यहाँ से मिल रहा है इतने से, और हमें ले कहाँ जाना है उसको, 4th एनर्जी लेवल में जाना है। तो 4th एनर्जी लेवल का जो एनर्जी होगा वहाँ पे उसमें से जो पहले से था उसको घटा दो, कितना हमें और देना पड़ेगा तो मिल जाएगा ना। जैसे 50 के सामान खरीदना था, 5 आपके पास था तो 45 आपने पड़ोसी से ले लिया, 50 पूरा हुआ। लेकिन आपके पास एक को पैसा नहीं होता तो कितना लेना पड़ता, पूरा का पूरा 50 लेना पड़ता, और आपके पास 50 होता तब लेना ही नहीं पड़ता यार। ठीक, तो कंडीशन आपका यहाँ पे भी है कि आपके पास एनर्जी ग्राउंड स्टेट में जो है उसको अगर एक्साइट करके किसी एनर्जी लेवल में जाना है तो उस एनर्जी लेवल में आप एनर्जी निकालो टोटल इलेक्ट्रॉन की, और जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है उसमें से ग्राउंड स्टेट वाले को माइनस कर लीजिए। सेकेंड पार्ट था हमें आयनाइज करना था, मतलब ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे पहुँचाना है। ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुँचाना आपको, इनफाइनाइट पे पहुँचाना है। तो ग्राउंड स्टेट से आपको इनफाइनाइट पे पहुँचाना है तो उस केस में आपको कितनी नीड होगी, कितनी एनर्जी। तो जितना ग्राउंड स्टेट में नेगेटिव वैल्यू होती है, ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, जितना नेगेटिव वैल्यू होता है, अगर उतनी ही एनर्जी हम दे दें किसी इलेक्ट्रॉन को उस एटम के तो वो आयनाइज हो जाएगा, परमानेंटली क्या करेगा, अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, पहले ऊपर आपको बताया गया था। हो जाएगा, समझ गए। चलिए बेटा, तो ये तो हमारा हो गया कौन कौन सी एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया। ठीक है, रेडियस, वेलोसिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, ये सारी आपके डिस्कस हो गए। ठीक, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों का पोर्शन। ठीक है।
कर लिया? समझ गए ना भैया? क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसी को एनर्जी आप इमिशन भी कह देते हैं। अब जरा उल्टा सुन लो भैया। अगर इलेक्ट्रॉन, ये तो नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हमने खर्च किया, अगर इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में एनर्जी निकालते हुए तो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करते हैं, रेडिएट करेगा। तो वहाँ पे भी पूछा जाता है कितना एनर्जी रेडिएट करेगा। तो रेडिएटेड एनर्जी निकालना अगर पूछा जाएगा तो हायर वाले जहाँ पे है, जहाँ पे गया, उन दोनों के डिफरेंस के ही क्या होगा? बराबर होगा। जैसे एक्साइटेशन के लिए नीचे से हमें लेना पड़ा, और जब आएगा इमिशन करेंगे बेटा तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो उतनी एनर्जी जितना हमने नीचे से ऊपर जाने, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल जाने में उतना इन्वेस्ट किया था, उतना ही फिर हमें क्या रिटर्न बैक हो जाता है। ठीक, अब कौन सा एनर्जी लेवल का दिया गया उसके बेस का आप वहाँ से क्या करते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब लोअर से हायर में जाने के लिए आपको एनर्जी बाहर से सप्लाई देनी पड़ेगी, और जब हायर एनर्जी लेवल से वो रिटर्न बैक होगा तो ग्राउंड लेवल में या किसी भी लोअर एनर्जी लेवल में तो एनर्जी जो होगी वो रिलीज करेगा, और जब लीक अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा तो हायर एनर्जी लेवल में जो एनर्जी है माइनस लोअर एनर्जी लेवल में जो एनर्जी है उन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाता है। उन दोनों के किसके बराबर हो जाएगा? डिफरेंस के आपका बराबर हो जाता है। तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ से दिखा देते हैं क्या होगा एनर्जी अलग अलग ऑर्बिट्स में कैसे, कभी इमिशन के लिए कितनी होगी, आयनेशन के लिए कितना होगा, क्या होगा, ये प्रेजेंटेशन हो जाता है। कर लेंगे? यही सेम क्लास वहाँ पे भी लगेगा, बस यहाँ पे हमें देना पड़ रहा है, वहाँ पे उतनी क्या होगी? रिलीज होगी, अंतर इतना सा आता है। ठीक, और अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो क्या होगा? आप पढ़े होंगे E = h न्यू, h न्यू बराबर हो जाएगा E बाई क्या? E बाई c लैम्डा। उसमें उसी में हम लोग क्या करते हैं? फार्मूले बना के वहाँ से फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो भी निकालना होता है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, लिखा दें? लिख लीजिए। लिखे हैं सर, फार्मूला लिखा है पहले। लिखा है? पहले इधर बोहर मॉडल में E बराबर hc बाई लैम्डा या h न्यू, c प्रकाश की चाल, लैम्डा तरंगदैर्घ्य, न्यू आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ये प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड बेटा। एक बार ये पूछा था लिमिटेड डायमेंशन फिजिक्स। अगर ये सब पढ़े हो तो फिर छोड़ देते हैं। जी सर। पढ़े हैं? अगर आप फ्रीक्वेंसी कंडीशन एनर्जी निकाल लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी, जो लाइट इमिट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो E = h न्यू पे रख के हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, वेवलेंथ के टर्म में अगर निकालना होगा तो न्यू बराबर क्या c बाई लैम्डा होता है, तो वहाँ से रख के हम लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। वेवलेंथ के टर्म निकाल लेते हैं। कर लेंगे? जी सर। इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों मिला के हैं सबसे बड़ी। आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पढ़ा बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हाट इज स्पेक्ट्रम? नहीं पता। हाँ, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं जल्दी बता दो। स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा है? किसी पारदर्शी से टकराता है कोई प्रकाश में, जो लाइन से बनता है डायमंड थ्री बाउंड सेरेमिक फिजिक्स। देखो, जब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है किसी भी सोर्स से जो निकलने वाली लाइट है या जो उसके द्वारा एब्जॉर्ब होने वाली लाइट है, अगर उसको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए, तो जो एक पैटर्न आपको मिलता है उसी को हम लोग कह देते हैं
क्या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल कभी आपको पीछे दिया गया Visible light। कि स्कूल में जब प्रेयर होता है तो बच्चों को कैसे अरेंज करते हैं, छोटे बच्चों को आगे छोटे से बड़े की तरफ। अगर प्रेयर आपके यहाँ ग्राउंड में हो रहा है तो ठीक, हाँ बहुत सारे स्कूलों में होता है, बहुत सारे स्कूल में क्या क्लास में होता है, बहुत सारे स्कूल में वो भी पता नहीं होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कैसा था। तो उस केस में जनरल में जो पैटर्न होता था वहाँ पे, ठीक है, वो होता था लोअर सबसे स्मॉलेस्ट जो स्टूडेंट होता था हाइट में वो सबसे आगे खड़ा होता था, और वैसे सीक्वेंस में क्या जो उससे बड़े होते थे वो पीछे बढ़ते अरेंज करते थे। तो एक पैटर्न आपको मिलता था। ऐसे ही वेवलेंथ को, यानी कोई भी लाइट इमिट जो हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है उसको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अगर अरेंज कर दिया जाए तो जो एक पैटर्न आपको मिलेगा उसे कहने के बेटा हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब वो किसी लाइट सोर्स से है तो उसका स्पेक्ट्रम कहलाएगा, किसी एटम का है तो उसके एटम का, जैसे हाइड्रोजन एटम की हम स्टडी करते हैं तो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह लेते हैं। अगर हम सन से रेडिएट होने वाली लाइट की स्टडी करते हैं तो उसे कह लेते हैं सोलर स्पेक्ट्रम कह लेते हैं। क्या करेंगे उसे? सोलर स्पेक्ट्रम कह लेते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया द अरेंजमेंट ऑफ क्या लाइट, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो वो कंडीशन हमारी होती है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए फिलहाल यहाँ हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लेकिन थोड़ा सा सोलर को भी जान जाइए। सोलर स्पेक्ट्रम जो होता है सन से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है बेटा, उसमें केवल विजुअल लाइट है बेटा, तो उसका स्पेक्ट्रम उसका विजुअल हम लोग जो विजुअल पढ़ते हैं ना वो केवल हमारा किसका है, वो विजुअल लाइट का है। वो हम लोग का जो सोलर स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट में जारी करें हैं। सन से जो निकलने वाली आपकी क्या होती है, लाइट होती है, उसको हम लोग, ठीक है, इतने पार्ट में नीचे बना होता है। आठ पार्ट होता है बेटा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एम पार्ट होता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, आई पार्ट होता है इंफ्रारेड, विजुअल लाइट, वी पार्ट होता है विजिबल, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट, एक्सरे, गामा रे, गामा रे, गामा रे, ये सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, और ये कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे, इसी को हम लोग सोलर स्पेक्ट्रम कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो सन से निकलने वाले रेडिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, वेव नेचर का होता है। तो उसकी हम लोग जब बात करते हैं, इतने हमारे डिफरेंट पार्ट में क्या होता है, मिलके बना होता है। इतने डिफरेंट क्या होगा, ये पार्ट से मिलके आपका बना होता है आपका सोलर स्पेक्ट्रम। सोलर स्पेक्ट्रम टोटल जो हो गया, ये इतने पार्ट से मिलके क्या है आपका बना हुआ है, ठीक। इसमें बेटा हम लोग को जो दिखता है ना सबसे ज़्यादा वो केवल इसी में हम लोग देख पाते हैं। जो हमारे दिखाई पड़ता है वो केवल विजिबल जो लाइट आपकी है, यानी कि इसका रेंज जो होता है जनरल, वैसे किताबों में अलग अलग रेंज दिया गया है। 10 के पावर -7,000 एंगस्ट्रॉम जो है सबसे एक्सेप्टेड रेंज इसका लिया जाता है, 3800 से 3800, ठीक है। बाकी किताबों में बहुत रेंज वेरिएबल है, कहीं 3800 से 6800 दिया है, कहीं 3600 से क्या 7200 दिया है। तो वेरिएबल है, बट मोस्ट एक्सेप्टेड जो रेंज लेते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम दिया जाता है। मतलब इसी रेंज में अगर आपकी लाइट है तो हम देख सकते हैं, और अगर इससे उसका वेवलेंथ की वैल्यू लो या हाई है तो हमें दिखाई नहीं पड़ता बेटा। ये जो आपका यहाँ पे बना हुआ है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं वेवलेंथ घटती जाती है, लेफ्टा डिक्रीज करता है बेटा, वेवलेंथ डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज करती है, वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है वो क्या करती है आपकी डिक्रीज करती है। कैसे? ऑन इंक्रीजिंग द ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
तो वेवलेंथ डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। इसका मतलब आपने पढ़ा था भी E बराबर एच न्यू या पढ़ा था एच बाई लेमडा। फार्मूला हो गया एनर्जी जो होगा उस लाइट की, जो लाइट रेडिएट हो रही है उसकी जो एनर्जी होता है इक्वल टू एच न्यू या एच बाई लेमडा होता है। तो इस कंडीशन में अगर हमारी फ्रीक्वेंसी नीचे आने पे बढ़ रही है, इसका मतलब नीचे वाली जो रे होंगी वो मोर एनर्जेटिक होंगी इन कंपेरिजन टू कौन, अपर। अपर रे के रिस्पेक्ट में हमारा लोअर जो रेज होंगी वो कैसे होंगी, मोर एनर्जेटिक होती हैं। इसीलिए आपका कॉस्मिक रे वगैरह या गामा रे हो गया, ये सब इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है आपकी बॉडी में अगर इंसिडेंट का आ गया कुछ सेकंड के लिए भी, इवन मिली सेकंड के लिए कॉस्मिक रे वगैरह इंसिडेंट का तभी बॉडी बर्न कर जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपने इसीलिए कहा जाता है बार बार कुछ लोगों को बड़ी शौक होती है एक्सरे कराने, नहीं कराना चाहिए। ठीक, कुछ लोग होता है अरे डॉक्टर साहब भी एक्सरे करा लें, ठीक, तो जबरदस्ती डॉक्टर साहब से क्या लिखवाते हैं, एक्सरे लिखवाते हैं। अरे भाई जरूरत होगी तो डॉक्टर साहब ऐसे लिखते हैं, ठीक, और उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती लिखवाते हैं। अगर बार बार आप एक्सरे करवा रहे हो, हड्डियाँ कमजोर होगी, मोर एनर्जेटिक रेज आपकी बॉडी पे इंसिडेंट होगी, और वो इंसिडेंट होगी तो हड्डी को तो नहीं बेटा, लेकिन जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं बॉडी के उनको अफेक्ट करती है। ठीक है, उनको क्या करेंगे, वो अफेक्ट करती है। इसीलिए बार बार शौक में एक्सरे नहीं कराने चाहिए। ठीक है, कुछ लोग तो एक्सरे बहुत सारे प्लेटें बना के रखते हैं कि हम दिखाएंगे इतने बार एक्सरे कराए, ठीक, तो उस केस में एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, बाकी आपको क्या आजकल MRI वगैरह बहुत सारा आ गया, CT स्कैन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए कैसी हैं, हार्मफुल है बेटा। ठीक, इसीलिए बार बार कराना नहीं चाहिए। वो तो बात अलग है कि आज के डेट में जो हमारी आ रही है जो भी मशीनें हैं इन वजह से यूज़ होती हैं वो काफ़ी पहले की तुलना में सेफ हो गई, बट फिर भी रेडिएशन तो वही जाएगा, तो एक्सरे वाला रिस्क ही तो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब आप देखते होंगे एक्सरे किसने कराया अभी तक, किसी का एक्सरे हुआ, आपका हुआ, आपका भी हुआ, हाथ का थोड़ी तो पैर होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप एक्सरे कराते हैं ना तो आप लेटते हो एक्सरे के लिए, तो एक इंस्टेंट के लिए केवल लाइट आपकी इंसिडेंट होती है, जो क्या होती है रेज होती हैं, वो एक इंस्टेंट के लिए क्या होती है, केवल आपकी बॉडी पे इंसिडेंट होती है, तुरंत ऑटो कट होता है, वो हटा दी जाती है, मतलब इसका क्या कट हो जाती है बहुत कम से कम। अगर लॉन्ग टाइम तक के लिए छोड़ दिया है खत्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का पता चलता है ना। हाँ, उसके से खाली आपकी बॉडी में जो हड्डियाँ टूटी हैं या जुड़ी पूरा हैं, शरीर पार हो गया। ठीक, तो वो चीज़ें आपकी जो होती हैं वहाँ से हम लोग दिखा देते हैं। तो ये केस आपका होता है बेटा, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए सोलर स्पेक्ट्रम करके, इधर से जाएंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारा रेडियो का होता है, सबसे कम कॉस्मिक रे का होता है। इसीलिए जो भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें यूज़ जो होता है वो रेडियो वेव्स होती हैं। सर जी कम्युनिकेशन चैनल में प्रेजेंट में हम लोग रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। जी सर जी। अब सर जी रेडियो केवल इसको कॉस्मिक के लिए नहीं पढ़े हैं, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कॉस्मिक के लिए नहीं पढ़े। ठीक, तो उस कंडीशन में जो सन से सोलर स्पेक्ट्रम होता है उसे हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, एनर्जी सोलर स्पेक्ट्रम की टोटल है। ठीक, कॉस्मिक रे नहीं है बेटा। हो गया भैया, तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से दिखा लेते हैं। अब हमें पढ़ना है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, किसका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट दिन जब क्लास होगा तो आपको पढ़ाया जाएगा। फिर कौन सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप कर लो।